नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बमणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बमणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकारिकी इस पाठ का दूसरा वीडियो के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्ती के बारे में। इससे पहले हमने जड़ और तना के बारे में डिस्कस किया जो कि पार्ट फर्स्ट था। आज हम इस पार्ट का जो पार्ट 2 वीडियो है इसके अंदर पत्ती के बारे में बात करेंगे। पत्ती जिसे इंग्लिश में लीफ कहा जाता है। इसके भाग, पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। जो पर्णाधार होता है यह वो भाग है जहाँ से जो पत्ती है वो तने से जुड़ी होती है। तने से जुड़ी होती है उस भाग को पर्णाधार कहते हैं। देखिए इधर जैसे ये क्या है, तना, तने से जुड़ी हुई है पत्ती, ये जो भाग है इसको पर्णाधार कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो आधार भाग है, आधार भाग के पार्श्व में पत्तियां पाई जाती है उसको अनुपर्ण कहा जाता है। ये जो आधार भाग है इसके पार्श्व में, जैसे मान इधर पत्ती पाई जाए या इधर पत्ती पाई जाए तो इसको क्या कहेंगे, अनुपर्ण कहा जाता है। अब ये अनुपर्ण पाई जाती है तो अनुपर्णी पौधे होंगे, मान लो नहीं पाई जाती है तो अननुपर्णी पौधे कहलाते हैं। अब पर्णवृंत, देखिए पर्णवृंत है वो ये पर्णाधार और पर्णफलक इन दोनों को बीच में जोड़ने का कार्य करेगा। देखिए इधर ये पर्णाधार है और ये भाग है पर्णफलक, इनके बीच में ये जो भाग पाया जाता है इसको पर्णवृंत कहा जाता है। तो पर्णाधार और पर्णफलक के बीच का वृंतनुमा भाग है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो भाग है इसको पर्णवृंत कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट संरचना पर्णफलक। अब ये जो पर्णफलक है ये हरे रंग का होगा और पत्ती का फैला हुआ भाग होता है। अब हरा क्यों होगा, पर्णहरित के कारण, और जब इसमें पर्णहरित पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे जो भोजन है वो पर्णफलक के अंदर बनाते हैं। हरा और फैला हुआ भाग, बीच में एक मध्य सिरा, बीच में से एक मोटी सिरा निकलती है, इसको मध्य सिरा कहा जाता है। मध्य सिरा के पार्श्व में सिराएं और सिरिकाएं पाई जाती है। ये जो सिराएं और सिरिकाएं होती है ये पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है। और इसके अलावा पत्ती में जो भोज्य पदार्थों का निर्माण हुआ है इस भोज्य पदार्थ को आगे ले जाने के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। और जड़ के द्वारा जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण हुआ है तो उनको भी ऊपर की ओर ले जाने के लिए एक नलिका प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरह से देखो ये 3 भाग हो गए, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। बीच का ये जो भाग है इसको मध्य सिरा कहेंगे और पार्श्व में जो भी है सिरा और सिरिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जो सिरा और सिरिकाएं होती है इसका जो विन्यास देखें तो इसके विन्यास के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती है। एक पत्ती जिसमें जालिका और सिरा विन्यास पाया जाता है, दूसरी है समानांतर जिसमें सिराएं हैं, सिरिकाएं वो समानांतर रहती है। जैसे मान लो बाजरे का पौधा, ये बाजरे की पत्ती है, अब इसमें सिरा और सिरिकाएं ऐसे समांतर पाई जाती है, एक दूसरे के समांतर पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये जो सिराएं और सिरिकाएं ये मिलकर क्या करेंगे, एक जाल का निर्माण करेंगे इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे जालिकावत सिरा विन्यास, इसको कहेंगे समानांतर सिरा विन्यास। सामान्यतः बात करें तो जालिकावत जो सिरा विन्यास है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। और समानांतर सिरा विन्यास है वो एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। तो ये सामान्य सी बात हो गई सिरा विन्यास। सिरा विन्यास के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की। अब बात करते हैं पत्ती के प्रकार। पत्ती है वो कितने प्रकार की होती है, तो सामान्यतः पत्ती 2 प्रकार की होती है, सरल और संयुक्त। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, सरल और संयुक्त। अब देखिए जैसे ये पत्ती है, पत्ती का जो ये पर्णफलक है उसमें इस तरह का कटाव पाया जाता है, इस तरह का इनमें क्या होगा, कटाव पाया जाता। अब इस तरह का जो ये कटाव पाया जाता है, अब ये जो कटाव है, कटाव यदि अंदर की ओर धंसता जाए और धंसने के बाद यदि मध्य सिरा तक चला जाता है तो उसको हम कहेंगे संयुक्त। और यदि ये कटाव मध्य सिरा तक नहीं जाता है तो इसको हम कहेंगे सरल। जैसे ये सरल पत्ती है, मतलब ये जो कटाव वाला भाग है ये यदि अंदर की ओर जाते जाते मध्य सिरा को टच कर जाए तो है संयुक्त, और यदि मध्य सिरा को टच नहीं करे तो सरल है। तो पर्णफलक पर पाया जाने वाला कटाव मध्य सिरा तक यदि नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी पत्तियां हैं वो सरल प्रकार की होती है। अब कटाव यदि मध्य सिरा तक पहुंच गया तो क्या होगा, इस पत्ती के टुकड़े हो जाएंगे, और जो पत्ती के टुकड़े होंगे उसको हम कहेंगे पत्रक। तो अलग अलग पत्रों का निर्माण हो जाएगा, पत्रकों का निर्माण हो जाएगा। अब ये पत्रकों के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती है, पिच्छाकार और हस्ताकार। पिच्छाकार और हस्ताकार।
अब पिच्छाकार मतलब ये पंख के आकार की हो जाती है, और ये हस्ताकार मतलब हाथ के आकार की हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, ये जो पत्रक है, यदि ये पत्रक मध्य सिरा पर मिलते हैं, एक ही अक्ष है और इस मध्य सिरा पर मिलते हैं, तो इसको हम कहेंगे पिच्छाकार, एक पंख की तरह की संरचना का निर्माण हो जाता है। और इसमें क्या होगा, जो ये पत्रक है ये एक ही बिंदु पर मिले हुए हैं, जितने भी 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी है, यदि एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो एक हस्ताकार संरचना का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसको हस्ताकार संयुक्त पर्ण कहा जाता है। अब हम बात करें पर्ण विन्यास। देखिए विन्यास का मतलब है अरेंजमेंट किसका, पत्तियों का। अब पत्ती का अरेंजमेंट कहां पर होगा, तने के ऊपर होगा, तो हम कह सकते हैं तने पर पत्तियों का जो विन्यास है इसी को हम क्या कहेंगे, पर्ण विन्यास कहेंगे। जैसे मान लो ये तना है, इस तने के ऊपर पत्तियों का विन्यास कैसा है, उसी को पर्ण विन्यास कहा जाता है। अब देखो जो ये विन्यास है 3 तरह का है, एकांतर, सम्मुख और चक्रदार। पर्ण विन्यास 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्रदार। अब देखिए एकांतर में क्या होगा, सभी को पता है कि जो तना है, तने के ऊपर पर्व, संधि और पर्व पाए जाते हैं। तो ये जो गांठ है, इसको मैंने यहाँ लिखा गांठ, ये क्या है, एक संधि है। और कैसी संधि है, इसको हम कहेंगे पर्व संधि। तो पर्व संधि के ऊपर जो पत्रक पाए जाते हैं, यदि ये एकांतर क्रम में पाए जाते हैं तो ऐसी पत्ती है वो, या ऐसी पत्तियों के अंदर विन्यास है वो एकांतर प्रकार का होगा। उदाहरण के लिए गुड़हल और सरसों। अब समूह की बात करें तो प्रत्येक गांठ या प्रत्येक पर्व संधि के ऊपर आमने सामने यदि पत्ती पाई जाती है तो इसको हम कहेंगे सम्मुख प्रकार का पर्ण विन्यास। उदाहरण के लिए आंख, ऐसा आंख में पाया जाता है। चक्रदार, अब देखिए चक्रदार का मतलब है एक पर्व संधि पर यदि एक से अधिक पत्तियां चक्कर के रूप में व्यवस्थित होती है, चक्करदार व्यवस्थित होती है, तो इसको हम कहेंगे चक्करदार पर्ण विन्यास। और इसका जो उदाहरण है वो है एल्सटोनिया। पत्ती के रूपांतरण के बारे में बात करें तो जो पत्ती है इसके ये 3-4 प्रकार के रूपांतरण है। सबसे पहले प्रतान, जो मटर का पौधा होता है, इसमें मटर के पौधे को वृद्धि करने के लिए किसी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ने के लिए इसकी जो पत्ती होती है वो प्रतान में बदल जाती है। सूल मतलब पत्ती है वो कांटों बदल जाती है, इससे क्या करेंगे, पौधे खुद की रक्षा करेंगे। भोजन संचय, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें पत्तियों के अंदर भोजन का संचय होता है, प्याज और लहसुन। कीटाहारी पादप, कुछ कीटाहारी पादप हैं उसमें ये पत्तियां हैं वो घड़े के आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है, घड़े के आकार की हो जाती है। और घड़े के आकार की पत्ती है, जैसे उसमें आकर कीट बैठेगा, पत्ती है वो उसका जो घड़े का ढक्कन है वो बंद हो जाता है और उस कीट का उसके अंदर पाचन हो जाता है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं इनको कीटाहारी पादप कहा जाता है। क्या कहते हैं, कीटाहारी पादप। उदाहरण के लिए घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये दो जो पौधे हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यदि यहाँ ये सवाल नहीं बने तो सवाल आ जाए कीटाहारी पादपों के उदाहरण दीजिए या कीटाहारी पादपों के नाम लिखिए, तो आप घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप ये दो आपको नाम लिखने हैं। पुष्प के बारे में, तो सामान्य पुष्प या फ्लावर की संरचना देखिए, यदि हम सामान्य पुष्प की बात करें तो पुष्प का ये जो भाग है जिससे पुष्प शाखा से जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे, पुष्प वृंत कहेंगे। पुष्प का फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। और पुष्प में सबसे बाहर की ओर क्या पाया जाता है, बाह्य दल। इससे अंदर की ओर क्या पाया जाता है, दल। और इससे अंदर की ओर बात करेंगे तो पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर है वो पुष्प का नर जनन भाग होते हैं। और सबसे अंदर की ओर हम बात करें तो स्त्री केसर पाए जाते हैं। और स्त्री केसर जो होते हैं वो पुष्प के कौन से भाग है, मादा भाग होते हैं। अब ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर की यदि हम बात करें तो पुंकेसर का जो ऊपर वाला ये जो भाग है इसको परागकोश कहा जाता है। बीच का ये तंतुनुमा भाग है इसको पुतंतु कहा जाता है। और इनके बीच में दोनों को जोड़ने के लिए ऊतक पाया जाता है जिसको योजी कहा जाता है। इस प्रकार जो पुंकेसर है या जो नर जनन भाग है इसके कितने भाग हो जाएंगे, परागकोश, योजी और पुतंतु। उसी प्रकार यदि हम मादा जनन भाग की बात करें या स्त्री केसर की बात करें तो स्त्री केसर के कितने भाग हो जाएंगे, इसके भी 3 भाग हैं। ये वर्तिका अग्र मतलब वर्तिका का अग्र भाग, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। इस तरह से जो स्त्री केसर या पुष्प का जो मादा भाग है उसके भी 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बाकी ये जो दल और बाह्य दल ये जो भाग है
अब ये जो दो भाग है इसका जनन में कोई काम नहीं है, तो ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसलिए इनको सहायक भाग कहा जाता है। और ये जो भाग है नर और मादा जननांग, ये एक पुष्प का जनन से रिलेटेड भाग है, इसलिए इसको जनन भाग कहा जाता है। और पुष्प का कार्य क्या है, जनन करना। तो पुष्प का ये जो जनन वाले भाग पाए जाते हैं, इसलिए इसको आवश्यक भाग भी कहा जाता है। और जो पुष्प होता है यह प्ररोह के अगले भाग पर लगता है, इसलिए इसको हम इस पुष्प को रूपांतरित प्ररोह भी कहा जाता है। यदि छोटा सवाल पूछ लिया जाए पुष्प क्या है, तो आप लिखोगे पुष्प है वो रूपांतरित प्ररोह होता है। हम बात करते हैं पुष्प के भाग। तो पुष्प के दो भाग है, आवश्यक भाग और जनन भाग। आवश्यक भाग का मतलब है इनका होना जरूरी है पुष्प के अंदर, और ये जनन का कार्य करेंगे, इसलिए इसको जनन भाग भी कहा जाता है। सहायक भाग ये है वो जनन के दौरान या जनन के लिए सहायता करते हैं, जो पुष्प की रक्षा भी करते हैं और परागण में भी सहायता करते हैं। सहायक जो भाग होते हैं इनको दो प्रकार के होते हैं, बाह्य दल और दल। बाह्य दल बाहर की ओर होते हैं, ये अंदर की ओर होते हैं। सामान्यतः दल है वो रंगीन होते हैं ताकि परागण के लिए कीटों को आकर्षित कर सकें। एक पुष्प के अंदर जितने भी बाह्य दल होते हैं सबको मिलाकर बाह्य दल पुंज कहा जाता है, और जितने दल होते हैं इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, दल पुंज कहा जाता है। अब जनन भाग की बात करें तो दो भाग, नर और मादा। नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है, मादा भाग को स्त्रीकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के तीन भाग, परागकोश, योजी और पूतंतु। अभी हमने जैसे बात की थी, ये पूतंतु है, ये योजी है और ये है परागकोश। तो ये कौन सा भाग है, परागकोश। ये कौन सा भाग है, योजी, और ये है पूतंतु। और जो परागकोश वाला भाग है इसी के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है, जिसको हम नर युग्मक कहते हैं। मादा भाग है स्त्रीकेसर, इसके भी तीन भाग है। एक तो है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका का अग्र भाग है, जो क्या करेगा, परागण के बाद पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसका अग्र भाग है वो प्याले नुमा होता है, ताकि एक बार परागकण इसके अंदर गिर जाए तो निषेचन नहीं हो, मतलब इसके बाहर जाने की संभावना बहुत कम हो। वर्तिकाग्र के बाद में एक पाइप नुमा भाग होता है जो अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है, उसको वर्तिका कहा जाता है। अंडाशय स्त्रीकेसर में सबसे नीचे की ओर फूला हुआ भाग होता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और इसी अंडाशय के अंदर है वो मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक को हम भ्रूणकोश भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पुष्प के भाग हो गए, दो भाग, आवश्यक और सहायक। सहायक के दो भाग और आवश्यक या जनन के दो भाग, नर और मादा। नर के द्वारा परागकणों का निर्माण किया जाएगा और मादा के द्वारा वो मादा युग्मक भ्रूणकोश का निर्माण किया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।